जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये जो वीडियो है ये हम लोग एक कंटिन्यूशन वीडियो में बना रहे हैं, यानी कि एक भाई ने हमें जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया था। एक लीज वाली हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। तो एक तो सबसे पहले जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वीडियो देखा और उसके ऊपर जो है कमेंट भी किया। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी, लेकिन ही इज़ द ओनली वन, ठीक है, जिन्होंने जो हमें रिप्लाई किया और उसके साथ डिस्कशन भी हुई व्हाट्सएप के ऊपर ही उनसे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो है ना कुछ कन्फ्यूजन है उस वीडियो में, ठीक है। लोगों ने इंटरप्रेट उसको उस तरीके से नहीं किया, मतलब कि वो अकाउंटिंग कंसेप्ट में ले गए उस चीज़ को, क्योंकि मैंने वो बनाई थी एक जनरल पर्पज़ के लिए। तो इस वीडियो के जो अंदर है हम दोनों बातों को डिस्कस कर लेते हैं। एक जनरल पब्लिक वाला जो मैंने उसमें कंसेप्ट दिया था, और जो लीज़ वाला उन्होंने बताया, क्योंकि वो मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से नहीं था आपको वेल्थ स्टेटमेंट पे लीज़ की एंट्री करना सिखाई, क्योंकि ओबियसली सबका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे लेकर आगे, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस वो आना ही था। तो पहले तो उनका देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या रिप्लाई किया, उसके बाद जो है इस वीडियो को जो है हम उसका दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि जो अकाउंटिंग का क्या फ़र्क होता है, यानी कि अगर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट के लिए आते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से अगर हम उसमें एंट्री करें, और अगर एक ले मैन एक जनरल जो है पब्लिक या एक आदमी जो अपनी इंडिविजुअल बीइंग एन इंडिविजुअल सैलरी पर्सनल रिटर्न खुद ही फाइल कर रहा है, तो किस तरीके से जो है हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने का पर्पस आपको तभी पता चलेगा जब आपने जो है वो वीडियो पहले वाली देखी होगी। तो उसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे दे दिया, और ये मैं अपने जो है चैनल के ऊपर भी जो है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक्सेल की फाइल को भी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने एटलीस्ट रिप्लाई किया, ठीक है। तो उस उनका रिप्लाई देख लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब जी टोटली डिसएग्रीड, ठीक है, और रॉन्ग कंसेप्ट, उन्होंने कहा जी आप ने गलत बात किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, मैं कही थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, ठीक है। तो आप जो है हमें उसका करेक्ट तरीका बताएं, ताकि वो मैं भी उसको ठीक कर लूँ और बाकी लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने वो अपना पूरा जो है ना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का वो सारा बताया। तो ओबियसली मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा कि इन्होंने जो है उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ जो है वो मैच किया, तो उसमें तो वो कभी होना भी नहीं था। तो बहरहाल ये वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसकी वर्किंग भी करके दिखा देता हूँ, ताकि एक बंदे को कन्फ्यूजन आई है तो इसका मतलब और लोगों को भी आ सकती है। तो हम वहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। अच्छा, चलें सबसे पहले जो है हम आते हैं अपने लीज अकाउंटिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, किस तरीके से करना है। तो ये हमारे पास एक स्केड्यूल है जिसमें आप देख लें कि 73,208 के जो है ना हमने एडवांस पेमेंट किया, डाउन पेमेंट की है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास सेम अमाउंट की जो है ना इंस्टॉलमेंट है 24 महीने की है, यानी कि 2 साल की जो है ये एग्जाम्पल है कि 2 साल में ऐसा जो है हमने लीज करवाया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट की जो है वो एंट्री नहीं है। असल में ये स्केड्यूल जो है वो है मिजान बैंक का, और वो जो बैंक है वो रिबा फ्री है, वो ठीक है कि वो कहते हैं जब हम रिबा फ्री जो है फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट की जो है ना वो एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें सेम जो उनके रेंटल अमाउंट है वो उसको लीज पेमेंट भी नहीं कहते, वो इजारा कहते हैं, और उसको फिर रेंटल पेमेंट कहते हैं, लेकिन उसका पूरा एक उन्होंने वो बनाया है सिस्टम। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें पूरी सेम अमाउंट जो है वो आ रही है, 12 महीने सेम अमाउंट ही है। तो इसमें ये रखने का पर्पज़ है कि ये आपको ना इसको समझने में ईजी होगा। इंटरेस्ट वाली में एक एंट्री जो है वो ज़्यादा होती है, तो मुझे लगा कि फिर कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसको सिंपल ही रखते हैं। तो सिंपल सी बात है जनाब, उसने पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो अगस्त में दिया, अगस्त 21 में, और जून 22 तक जो है उसने टोटल कितनी पेमेंट्स की हैं, 11 पेमेंट्स कर दी हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अकाउंटिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक अकाउंटिंग वाला जो है वो इस रिटर्न में अगर अकाउंट फॉर करेगा किस तरीके से करेगा, और एक नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड वाला आदमी के पास क्या ऑप्शन हो सकती है वो अपनी रिटर्न फाइल करे। लेकिन मैं हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है पूरे साल बाद रिटर्न फाइल करनी होती है, तो अगर किसी को आपसे कोई टेक्निकल जो है रिसोर्स जो है कंसल्टेंट अगर 3, 4, 5 हज़ार 7 हज़ार फीस मांग लेता है, तो पूरे साल में आपने पे करनी होती है, तो उसको पे करके एक प्रॉपर कंसल्टेंट से ही अपनी रिटर्न फाइल करें, तो उसमें गलतियाँ होने का चांस बहुत कम होता है। और सही कंसल्टेंट प्रोफेशनल आदमी से करवाएं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में दो चीज़ों की भरमार है, एक हकीमों की और एक कंसल्टेंट की। आपको हकीम भी हर गली में मिल जाएगा, ठीक है, डॉक्टर भी हर गली में मिल जाएगा, और कंसल्टेंट भी जो है आजकल बच्चा बच्चा कंसल्टेंट बना हुआ है, ठीक है। और फिर उनकी जो रिटर्न्स वगैरह आती हैं, उनके पास जो नोटिस आते हैं जब लोग लेकर आते हैं, तो वो पता चल रहा होता है कि किसी जो है एक ऐसे आदमी ने फाइल किया जिसको पता ही नहीं है, जिसको अकाउंटिंग का उसको रिटर्न का भी नहीं पता कि किस तरीके से फाइल करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डायलेमा ये है, लोग ये समझते हैं कि एक्स जो हमारी आइरस है, ठीक है, पोर्टल, उसके ऊपर
डाटा एंट्री करने को ही रिटर्न फाइल कहते हैं, जबकि मैं हमेशा ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी कहता हूँ, जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो हम देते हैं, ठीक है, कि भाई जो आइरस है, जो पोर्टल है, वो डाटा एंट्री पोर्टल है, वो रिटर्न फाइल करना नहीं होती, रिटर्न आपने एक्सेल पे फाइल पूरी वर्किंग बनानी होती है। तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो बहरहाल सबसे पहले जो है जनाब, हमारे पास जो एक एसेट है, ठीक है, डाउन पेमेंट हमने 73,000 की थी, और जो लीज की पेमेंट है, ठीक है, वो हम जो लाइबिलिटी हमारे पास ये है। तो टोटल हमारे पास जो हमने डाउन पेमेंट की है, और टोटल जो है हम लोगों ने, अच्छा इसका मैंने जिक्र उस वीडियो में नहीं किया था, तो ये न्यू कंसेप्ट है इसमें अकाउंटिंग वाला जो है। तो और जो हमारी लीज लाइबिलिटी है, तो टोटल हमारा एसेट जो बुक होगा वो 240,000 से होगा। अब ये हमारा जो है एसेट अकाउंट है, फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम होती है, डेबिट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होता है। उसके बाद कैश है, ये हमारा करंट एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने पेमेंट किया, जो हमारा कैश या बैंक आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमने क्रेडिट कर दिया, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज कर दिया तो क्रेडिट करते हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि ये इसका जो ये 2 साल से ज़्यादा पे है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही, पे ऑफ नहीं हो रही, तो इसलिए जो है हमने इसको क्रेडिट किया। तो टोटल जो हमारे पास जो इसकी एंट्री होगी 240,000 से हमारा एसेट जो है वो बुक होना चाहिए। अच्छा, अब इसका जो यहाँ पे जो है मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट भी है यहाँ पे बड़ा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैंने बना दिया। उसके बाद जो है अब हमने पेमेंट्स का देखना है। उसने पेमेंट 11 पेमेंटें की हैं। अगर हम देखें, आप देखें, उसने 1 अगस्त को फर्स्ट पेमेंट किया है, और जून में उसने 11वीं पेमेंट किया है। तो यानी कि टैक्स ईयर 22 के अंदर उसकी टोटल 11 पेमेंट्स आई है। ये एक्चुअली यानी कि हम एक तरह से फिगर जो है वो देख रहे हैं। तो पहला उसने अगस्त में किया था, तो टोटल उसने जो 11 पेमेंटें की हैं वो 76,000 पे की हैं। तो ये उसकी भी इसी तरीके से हम लोगों ने मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बना दी है डिस्क्रिप्शन, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो एंट्री होगी जो उसकी मंथली बेसिस पे होगी, और ये 11 मंथ की एंट्री होगी, 11 महीनों की एंट्री होगी। 11 बार उसने क्या एंट्री की होगी कि उसने जो है लीज लाइबिलिटी जो है उसने कम पे किया है। तो लाइबिलिटी जब कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो उसने लीज लाइबिलिटी वाला अकाउंट जो है उसको डेबिट किया, और अपना कैश जो है उसने क्या किया, क्रेडिट किया। अब कैश भी जो है हमारा करंट एसेट होता है, और जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री उसने 11 महीनों के लिए सेम की होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है मैंने आपकी आसानी के लिए एक लीज लाइबिलिटी का टी अकाउंट बना दिया है। तो सबसे पहले जो उसने लाइबिलिटी अपनी क्रिएट की, जनरेट की, बुक की, ठीक है, वो उसने फर्स्ट एंट्री में की होगी। जब उसने लाइबिलिटी बुक की कि जनाब ये मैंने बैंक को पे करना है, और ये उसकी स्केड्यूल में भी आ रहा है, देखिए 167,000। अब जब उसने उसके बाद 11 महीनों की अगस्त से लेके जून तक अकॉर्डिंग टू हिज स्केड्यूल, ठीक है, उसने जब पेमेंट किया है तो उसने डेबिट किया। ये देखें यहाँ पे लीज लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे उसने सारा 11 बार डेबिट किया। तो इसका क्या हुआ होगा, जून 22 को जो उसने रिपोर्ट किया होगा या उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा कि जो उसकी लाइबिलिटी थी वो प्लस जो उसने पे ऑफ की है, तो 90,662 जो है उसकी लाइबिलिटी जो है बैलेंस होगा। अब इसको जो है हमने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंट्रीज आती हैं। पहला जो उसने डाउन पेमेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने जो रेंटल पेमेंट्स की हैं वो हमारे पास यहाँ पे ये डेबिट आ रहा है, यानी कि जो उसने यहाँ पे 11 पेमेंट्स की हैं। और उसके बाद हमने तीसरी चीज़ रिपोर्ट करनी होगी, वो लाइबिलिटी करनी है। जो लाइबिलिटी देखें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब हम इसकी जो है रिपोर्ट करते हैं, वो हम देख लेते हैं कि कैसे करनी है। तो ये यहाँ पे जो है हमने एक एग्जाम्पल ली भी है। अच्छा, अब क्योंकि ये मतलब मेरे पास एक क्लाइंट का रियल डाटा था, तो मैंने क्या किया, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो अब यहाँ पे जो है ना 2023 लिखा हुआ, तो अब आपने ये नहीं कहना कि सर आप तो यहाँ पे 2022 की बात कर रहे हैं और एंट्री कॉलम 2023 में करिए। यहाँ पे मेरा पर्पस रिटर्न फाइल करना नहीं है, आपको समझाना है। तो आप अज्यूम कर लें कि ये टैक्स ईयर 2022 का ही कॉलम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है हमने नेट वेल्थ में आना है, वेल्थ रिकंसिलिएशन, उसमें अपनी जो नेट वेल्थ है। अब 2023 में जो हमने एसेट, जो हमारा एसेट की वैल्यू थी, जो हमारा डाउन पेमेंट प्लस लीज की जो या इजारा जिसको कहते हैं, उसकी जो पेमेंट जो थी वैल्यू थी, वो हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू आ गई 240,584। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री की ना, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिकंसिलिएशन होती है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, या रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट भी कहते हैं, उसमें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 240,000 की आ गई। अब इसको हमने जीरो करना है। तो उसके अब एसेट की क्योंकि एंट्री वेल्थ रिकंसिलिएशन में नहीं होती, वो नेट वेल्थ में ही होती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है और अपनी लीज लाइबिलिटी को रिपोर्ट करना है। यानी कि 30 जून 2022 को हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस क्या था, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो हमारे पास जो था
ये था 30 जून को हमारे पास 90,662 का था। तो अब हम देख लेते हैं कि वेल्थ रिकंसिलेशन में अब हमारे पास 149,922 का डिफरेंस हो गया, कम हो गया। अब ये किस चीज़ का है डिफरेंस, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें, एक तो हमने डाउन पेमेंट की है, और एक हमने जो पूरे साल में डेंटल पेमेंट्स 11 महीने की लीज पेमेंट की अपनी जुबान में, तो ये वही फिगर है। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, कैश आउटफ्लो था, बैंक क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, हमारे पॉकेट से पैसे जा रहे थे। तो अब हमने इसको अकाउंट जो है एनुअल कैश रिकंसिलेशन, उसमें भी तो रिपोर्ट करना है, तो हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल जो हमारे पास एनुअल कैश रिकंसिलेशन होती है, ठीक है, अब इसमें देखें हमने टैक्स ईयर ये 23 से लिखा हुआ है, लेकिन अज्यूम करें 22 ही है, क्योंकि मैं फाइल का डाटा चेंज नहीं था करना चाह रहा। तो इसमें जो मैंने डाउन पेमेंट किया, वो मैंने डाउन पेमेंट की इतनी अमाउंट। तो अब देखते हैं वेल्थ रिकंसिलेशन में अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, देखिए मेरे पास 2023 में कितनी हो गई, 76,000 कम हो गई। उसी की तरह अब मेरा एक और कैश आउटफ्लो हुआ था, वो जो मैंने 11 महीने की पेमेंट्स की थी, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे कैश की आउटफ्लो में एंट्री हो गई। अब वेल्थ रिकंसिलेशन में देखें तो टैक्स ईयर 2023 की मेरी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई। अब सिंपल हमने जो है इसकी कोडिंग की होती है, तो ये आप एक मतलब थोड़ा सा किसी को समझा भी दें, किसी बुक कीपर को, तो वो भी डाटा एंट्री कर लेता। तो इसकी डाटा एंट्री करके देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने एसेट्स वाले में, और सिंपल हमने जो है यहाँ से क्या करना है, अपनी कोडिंग के मुताबिक सारी एंट्रियाँ कर देनी है। तो ये हमारे पास टैक्स ईयर लेट्स से 2020 है, सेकंड है। तो हमारे पास जो है एसेट जो था वो 240 था। तो मैंने यहाँ पे जो है एसेट अपना, ये देखें ABC अकाउंट बाइक लिखी हुई है। और उसके बाद जो मेरी लाइबिलिटी थी, जो मेरी 30 जून को स्टेटस था लाइबिलिटी का, तो लीज लाइबिलिटी का देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब मेरी रिकंसिलेशन अमाउंट जो है वो कितनी है, वो 149 है, वो वही आ रही है जो मेरी डाउन पेमेंट है, और उसके साथ जो है मेरी जो रेंटल पेमेंट्स है। अब अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये मैं फिर बात करूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्पस कोई रिटर्न फाइल करना नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो ओपनिंग एसेट था पिछले साल का, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है उसका फिगर नहीं आ रहा, तो अगर पिछले साल की रिटर्न फाइल हुई होती तो उसका ओबियसली यहाँ पे भी उसकी एंट्री आती। तो अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पिछले साल के जो टोटल एसेट थे वो सिर्फ कैश ही था। मैं समझाने के पर्पज़ के लिए कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अमाउंट रिकंसाइल करूँ। तो वो 2 लाख ही था। ये एक्चुअल हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट करें उसका एक्चुअल 2 लाख ही था। तो मैंने यहाँ पे उसका एंट्री की, अगर पिछली रिटर्न फाइल हुई होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिगर आ जाना था। तो मैंने यहाँ पे उसका डाल के कैलकुलेट किया, तो 50,000 जो है वो मेरा नेगेटिव में चला गया। इसका हमने क्या करना है, अब इसका देखें, सिंपल देखें, 2 लाख मेरा ओपनिंग कैश था, मैंने डाउन पेमेंट किया है, प्लस जो मैंने 12 महीने के रेंटल पेमेंट्स किए हैं, तो टोटल जो मेरा कैश है वो कितना बैलेंस हो गया, वो मेरा कैश हो गया 50,078। तो मैं अपने कैश में यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं, तो रिकंसिलेशन हमारी अमाउंट 0 होगी। तो इस तरीके से जो सिंपल सी है, हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से एंट्री करनी थी। अगले साल जब हम जाएंगे टैक्स ईयर 2023 के अंदर, तो उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की होगी। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। रेंटल पेमेंट्स हमने किए हैं, ना कि हमने किसी किस्म का कोई डाउन पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो है हम अमाउंट एंटर करते हैं, और उसके बाद जो है वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम ओपन करते हैं। इसमें 233,610 का फिगर आ रहा है फ़र्क, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाया हुआ। तो पिछले साल का जो एसेट है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। तो अब देख लेते हैं क्या आया। 6974 अमाउंट हमारे पास आ रही है। ये कौन सी अमाउंट है जो हम लोगों ने पेमेंट की हुई है। और यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं पेमेंट हमने जो पूरे साल में कितनी की है, वो हमने 12 की हुई है। तो हमने 12 की 12 836 जो है 88 की हुई है। अब यहाँ पे जो है 6974 किस चीज़ का बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस आ रहा है हमारी क्लोजिंग बैलेंस, जो हमने रिपोर्ट करना है टैक्स ईयर 2023 के अंदर। वो कैसे निकला कि जो मेरा जून का क्लोजिंग बैलेंस था वो मेरा जुलाई का ओपनिंग होगा। तो मेरे जो पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस था लाइबिलिटी का, वो मेरा इस साल का कितना था, वो ओपनिंग था। तो मैंने इसमें से 12 महीने की रेंटल पेमेंट्स पे कर दी हैं। तो पीछे मेरे पास कितना बचा, 6974। तो ये मेरी लाइबिलिटी है जो मैंने स्टिल अभी पे करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेट वेल्थ में आके यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। और अब आप देखें मेरा अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई। सिंपल मैंने इसकी डाटा एंट्री कर लेनी है जाके अपनी आइडस के ऊपर। तो ये 6974 जो मेरा बैलेंस है, ये वही है
जो मेरे स्केजुअल के अंदर मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, जुलाई 23 में मैंने सिर्फ 6974 पे करना है, यानी कि जून 23 तक मैंने पे कर दिया, सिर्फ मैंने एक पे करना, उसके बाद मेरे एसेट की लिस्ट पूरी हो जाएगी। तो सेम जो है मेरी नेट वेल्थ स्टेटमेंट में भी वो अपीयर हो रही है। यहाँ पे देखें टोटल मेरा एसेट उसका वैल्यू वही है, पहले जितने साल लाइबिलिटी क्लोज की उसके बाद पे करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। तो ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगले साल सेम इसी तरीके से प्रोसीजर आप उसको जीरो कर देंगे। अच्छा, ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैंने उसमें एक जनरल पब्लिक के लिए बात की थी, तो वो यहाँ पे जो है फटाफट कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रिटर्न फाइल करे लेकिन उसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो किस तरीके से कर सकता है। ये तरीका प्रेफर्ड नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 2,000 4,000 5,000 के लिए ना जाया करें, किसी प्रोफेशनल आदमी से 10 12 15,000 देकर अगर रिटर्न फाइल करवा लेते हैं तो पूरे साल में आपने एक रिटर्न फाइल करवानी है, और पूरे साल में 10 12 15,000 ही नॉर्मली फीस लेते हैं लोग, ठीक है, जो एक अच्छा कंसल्टेंट प्रोफेशनल आदमी है, ठीक है। तो उससे अगर आप रिटर्न फाइल कराएंगे तो वो आपकी प्रॉपर रिटर्न फाइल करेगा, ना कि सिर्फ रिटर्न फाइल करेगा, वो ओन करेगा उन फिगर्स को जो उसने रिपोर्ट की हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके वो ओबियसली अपने से कोई भी एंट्री नहीं करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेगा। कल को कभी कोई नोटिस आता है तो वो आपके लिए फाइट भी करेगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि अपने खुद रिटर्न फाइल करे 2-3 हज़ार बचाने के लिए, आप किसी प्रोफेशनल आदमी से करें। जैसे मैंने पहले बात की कि यहाँ पे हमारे पास हकीम और टैक्स कंसल्टेंट हर गली में 10-10 हैं, इसीलिए जो है फिर ये मसले मसाइल आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी जिसमें लोगों को शायद कोई कन्फ्यूजन हुई है, उसको यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवाई थी, मैंने जस्ट आपको वर्बल बता दिया था कि किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन वो जिस तरह से मुझे पता चला उनके मैसेज से, मुझे मैसेज ये कन्वे हुआ कि जो मैंने क्योंकि मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ 100 का राउंड करके कि 100 रुपीज़ की सेल है, 100 का एक्सपेंस है, 100 का टैक्स है, तो उन्होंने उसको ना 10-20 का जो फ़र्क है ना वो उन्होंने शायद निकाला है, और मुझे यहाँ पे कहा कि जनाब आपके जो अमाउंट में है ना, जो आपने जिस तरह बात की है वो की अमाउंट में यहाँ पे कोई डिफरेंस है। जिस तरह उन्होंने कहा जी आपके अमाउंट में डिफरेंस है, ओबियसली मैंने कोई कैलकुलेट नहीं था किया हुआ, मैं समझा रहा था, मेरा मकसद मैसेज पे समझाना था, ना कि उन कैलकुलेटेड फिगर्स को रिपोर्ट करना था, जो मैंने अब यहाँ पे कर दिया। तो हम वो भी करके देख लेते हैं, ताकि अगर किसी को हो एक को कन्फ्यूजन हुई है तो एक से ज़्यादा को भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, अब ये जो लीज अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट था ना, ये तो उन लोगों के लिए है जो कि मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखते हैं। अब वो लोग जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है उनका देखें 2 स्टेप में अपनी जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये तरीका प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन आपने वैल्यू फिर आप टोटल उसी के ऊपर आ जाएंगे जो आपकी 1110 होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल, मैंने इसमें कोई अकाउंटिंग वगैरह वाला मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ, सिंपल ये है कि जनाब हमने एडवांस रेंटल जो है यानी कि डाउन पेमेंट किया है वो 10 रुपीज़ की किया है, पूरे साल में 12 महीने में जो हमने लीज पेमेंट की है, इंस्टॉलमेंट पे किया है वो 50 रुपीज़ थी। 2 साल का ये हमारा कोई लीज एग्रीमेंट होगा, और 100 रुपीज़ जो है हमने उसकी लीज लाइबिलिटी पे करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है उसकी एंट्री भी कर दी वे के 100 रुपीज़ की लीज लाइबिलिटी प्लस 10 रुपीज़ जो मैंने डाउन पेमेंट किया, तो टोटल एसेट मेरा 110 का हो गया। ये मेरी लाइबिलिटी थी, ये मेरी अपना कैश जो था, तो मैंने अपनी यहाँ पे एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। अब हमने टैक्स ईयर 2022 के अंदर जो है रिपोर्ट करना, फिगर किस तरीके से करेंगे, यानी कि ये वो तरीका है जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है। मैंने 10 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया, 50 रुपीज़ मैंने पूरे मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो टोटल जो रिमेनिंग बैलेंस है वो मेरी 100 में से 50 लेस हो गई, तो मेरा एसेट जो है वो एट दी एंड 110 का ही होगा। अब इसको मैंने रिपोर्ट करना है अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर, वो कैसे करेंगे, तो ये समझ लें मेरे पास टैक्स ईयर 22 ही है, ठीक है, तो मैंने इस टैक्स ईयर 22 की एंट्री करनी है। अब मेरा अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है, मैं अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं हूँ, या मैं लॉयर हूँ, और क्योंकि लॉयर्स जो हजरात होते हैं उन्होंने लॉ पढ़ा होता है लेकिन अकाउंटिंग का भी उनका बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो आपका यहाँ पे एसेट उतने का ही क्रिएट करेंगे जितनी आपने पेमेंट की हुई है, चाहे वो डाउन पेमेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया सिंपलिसिटी के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने टोटल पेमेंट की वो मैंने कौन कौन सी पेमेंट की थी, एक मैंने पेमेंट की थी 10 रुपीज़, और एक मैंने 50 रुपीज़ जो है रेंटल पेमेंट्स कर दी, तो मेरा जो एसेट है वो 60 रुपीज़ का हो गया, और अनरिकनसाइल में भी मेरा 60 रुपीज़ का आ गया डिफरेंस। अब क्योंकि मेरी पॉकेट से 60 रुपीज़ गए हैं, 10 रुपये डाउन पेमेंट की मद में, 50 रुपीज़ मैंने इंस्टॉलमेंट की मद में, तो मैंने अपने कैश आउट फ्लो में भी तो एंट्री करनी है, एनुअल कैश जो मेरा रिकन्सिलेशन है, तो मैंने बाइक की जो है डाउन पेमेंट उसकी मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी, और 50 रुपीज़ की जो है मैंने क्या किया यहाँ पे एंट्री कर दी। अब वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में देखते हैं, तो देखें जो मेरा टैक्स ईयर
22 है, इसको 22 ही कंसीडर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस पर मैंने मैसेज कर देना कि सर आप वहाँ पे 22 की वर्किंग कर रहे थे और कॉलम आप 23 वाला इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मेरी ये रियल डाटा था, तो मैंने जो है इसको चेंज नहीं करना चाहा। ठीक है, तो ये देखिए मेरी यहाँ पे ज़ीरो हो गई। अब मैं आ गया नेक्स्ट ईयर में, यानी कि टैक्स ईयर 2023 में, क्योंकि मेरी 2 साल की थी। तो अब क्या होगा, अब आप इसमें एक चीज़ देखें, एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो मेरा एसेट है वो 60 रुपीज़ रिपोर्ट हो रहा है, यानी कि जो मैंने पे किया है, जबकि असल में जो मेरा एसेट है उसकी वैल्यू 110 है, जो कि 2 साल बाद 110 ही हो जाएगी, क्योंकि जब मेरा एसेट लीज उसकी कंप्लीट होगी, वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 110 ही होगी। ये तरीका तब इस्तेमाल करें जब आपको अकाउंटिंग का मतलब कंसेप्ट नहीं है, तो उसमें बजाय गलती करने के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड जब आपके लीज पीरियड कंप्लीट होगा तो टोटल एसेट की वैल्यू आपकी 100% उतनी ही होगी जितनी आपकी लीज कैजुअल में होगी। अब हम टैक्स ईयर 2023 में इसकी एंट्री करनी है, तो टैक्स ईयर 2023 में हमने क्या किया कि जो हमने 50 रुपीज़ ही पे किया, तो जो रिमेनिंग मेरा बैलेंस था 50 था, उसमें से मैंने 50 पे कर दिया। अब इसमें आप एक चीज़ और नोट करें, तो मेरी नेट वेल्थ में मैंने इसके जो है लाइबिलिटी के अंदर कोई एंट्री नहीं की थी। ठीक है, तो शायद कुछ इस वजह से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई कि ये पता नहीं शायद इधर भी एंट्री करनी है, तो इधर आपने किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं करनी इस वाले केस में। अब हमने जो है 60 रुपीज़ का एसेट बुक कर दिया पिछले साल, और उसका हमने कैश भी आउटफ्लो करवा दिया था। अब हम टैक्स ईयर आ गए 23 के अंदर, यानी कि ये अब ये 24 को कंसीडर करें कि टैक्स ईयर 23 ही है, क्योंकि ये ओबियसली किसी की रिटर्न थी, तो उसका जो हम लोगों ने जो है क्लाइंट्स का पूरा डाटा रखना होता है, क्योंकि पिछले किसी भी साल का 6 साल तक FBI डाटा मांग सकता है, तो उसका वो उस तरीके से अपनी सारी फाइलिंग वगैरह बनाई होती है कि पिछला आपका पास 10-10 साल का भी डाटा जो है आ रहा होता है, जो आपके ओबियसली पुराने क्लाइंट्स होते हैं। तो अब सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट करना है अपनी करंट ईयर का। तो मैंने जो है टैक्स ईयर 23 के अंदर जो है 50 रुपीज़ पे किए हैं, तो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ यानी कि जो मैंने पेमेंट किया सेम मैं अपना एसेट उतने के बुक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ पे किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी अब रिमेनिंग जो है वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए, मेरी जो है एसेट की जो लीज पीरियड है वो पूरा हो गया। अब मैं 2023 के अंदर, तो इसकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन में देखते हैं क्या इफेक्ट आया। मेरा 10 रुपये का जो है वो फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इसको हम देखते हैं पहले, तो क्योंकि 10 रुपये मैंने कैश पे किया, कैश आउट फ्लो में भी तो आएगा, तो वो भी तो एंट्री करनी है, तो वो भी जो है मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि कितने का फ़र्क होगा। अच्छा, मैंने 50 रुपीज़ पे किए और 50 का ही मैंने एसेट बुक कर दिया यहाँ पे, तो मेरी नेट रिकन्सिलेशन अमाउंट में तो अब अनरिकन्साइल्ड अमाउंट 0 आ रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या माइंड में आता है आपके, किस चीज़ का डिफरेंस होगा। ओबियसली आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, लीज पीरियड पूरा हो गया, तो आपके एसेट की वैल्यू 110 थी, तो आपकी नेट वेल्थ में 110 आना चाहिए, ना कि 50 रुपीज़। तो क्या आपने पिछले साल का फिगर अकोमोडेट नहीं करवाना, बिल्कुल करवाना है। तो आपने उसमें पिछले साल जो आपने लीज पेमेंट प्लस जो डाउन पेमेंट की हुई थी, आपने 110 आपने इसको रिपोर्ट किया, वो ऐड करके अकोमोडेट करके, तो आप देखिए आपकी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट जो है वो 0 हो गई। अब यहाँ पे भी आपका लीज पीरियड 2 साल का था, उसके बाद आपकी लीज अमाउंट 0 हो गई, तो अब टोटल वैल्यू जो एसेट की 110 थी, 2 साल बाद 110 होनी थी, और वो आपके वेल्थ स्टेटमेंट में भी अपीयर होनी थी, और आपके नाम पे एसेट भी कन्वर्ट होना था। तो आप देख लें यहाँ पे जब आपका एसेट है नेट वेल्थ में वो 110 110 ही आ रहा है। तो ये एक वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, और इसमें जो है आपने अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखे तो उसको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये उस वीडियो के रिप्लाई में है। हमारे साथ एक अली साहब थे जिन्होंने अपना ये कंसर्न शो किया था कि जनाब आपने गलत कंसेप्ट दिया है या वो रॉन्ग कंसेप्ट है। तो क्योंकि उसमें वो 10-20 वाला मेरा वो उन्होंने शायद अकाउंट फॉर किया, क्योंकि वो तो ओबियसली मैंने कैलकुलेट नहीं था किया हुआ, तो 10-20 का 50,000 भी आगे पीछे हो सकते थे, क्योंकि वो कोई कैलकुलेटेड फिगर्स नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जिस वजह से एक को कन्फ्यूजन है तो और को भी हो सकती है, तो मैंने इसलिए वो जो 10-20 वाली एग्जांपल थी वो प्रॉपर जो है यहाँ पे करके दिखा दिया, और अमाउंट जो है वो अनरिकन्साइल्ड है। बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं जिक्र करता चलूँ कि आपने देखा कि हम लोगों ने हर चीज़ पहले एक्सेल पे वर्किंग की होती है। लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट आते हैं और एक्सेल पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर अनरिकन्साइल्ड अमाउंट होगी वो क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैश में डाल देते हैं। कल को जब नोटिस आता है वो आपसे चीज़ें मांगेगा, वो थोड़ी सी जमा माइनस करता है, वो आपको पकड़ लेगा कि यार आपने तो ये रिटर्न ही नहीं फाइल की हुई, आप वहाँ पे कहेंगे साइन नहीं की हुई, आप कहेंगे कि नहीं यार हमारी तो अनरिकन्साइल्ड अमाउंट 0 है, वो आपने क्या किया होता है, बैलेंसिंग फिगर कैश में 0 माइनस प्लस किया होता है। तो अगर आप जब इस तरीके से प्रॉपर वर्किंग बनाएंगे ना, तो 10-10 साल का डाटा भी आपका कहीं नहीं जाएगा।
प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करें, एक्सपर्ट से करवाएं, ठीक है, ना कि किसी कंसल्टेंट से। बल्कि मुझसे कोई पूछता ना कि भैया आप कंसल्टेंट है, तो मैं कहता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इसको मैंने कह दिया ना कंसल्टेंट, तो शायद इसके दिल में आएगा कि शायद ये भी बाकी लोगों की तरह ही है। बात समझे है ना, कि जी आप कंसल्टेंट है, अच्छा तो यार ये भी फिर बाकी कंसल्टेंट की तरह ही होगा। मैं कहते नहीं मैं कंसल्टेंट हूँ भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, टैक्स का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ और पढ़ने के लिए पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आप एक सेइंग है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ाना शुरू कर दें। समटाइम क्या होता है कि कोई चीज़ें आपके माइंड में भी नहीं होती, स्टूडेंट वगैरह ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आप अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं, ठीक है, मेंटोर से पूछते हैं और आप उनको बताते हैं, तो आपका भी नॉलेज में इजाफा होता है। ये टू वे जो है ना लर्निंग मेथड होता है। तो एक तो सेकेंडली मेरा पढ़ाना जो है वो आप कह लें कि मेरा पैशन भी है, तो इसलिए मैं टैक्सी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। तो एक ये इसलिए शीट्स वगैरह बनाई होती हैं। तो बहरहाल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने अपना टाइम दिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। और अगर इसमें स्टिल किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स करें, और आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम डील करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे आपके प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।